Hello dear students, welcome back to my channel Concepts and Compounds. So today we will start our new chapter of class 12 chemistry which is very important, uh, chemical kinetics. Okay? So आज हम लोग start करेंगे chemical kinetics. तो आप अगर देखोगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या मार्क्स वेटेज देखोगे तो इस चैप्टर से नियर अबाउट आपके 7 to 8 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में. ठीक है. और मेक श्योर कि आपको इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इन दोनों पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप इसमें कंप्लीट मार्क्स गेन कर पाओगे इस चैप्टर से. ठीक है. बाकी चैप्टर आपका काफी इजी है. अगर आप तो उसको थोड़ा सा भी ध्यान से देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो एज द नेम सजेस्ट्स, जैसे चैप्टर का नाम है, नाम है आपका चैप्टर का क्या, केमिकल काइनेटिक्स. तो हम लोग पहले देखेंगे कि काइनेटिक्स क्या है ना. व्हाट इज काइनेटिक्स? काइनेटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे. तो देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग दो चीजें देखते हैं, है ना. अगर कोई रिएक्शन होता है तो वहां पे लोग दो चीजों के बारे में बात करते हैं. एक होता है आपका बेटा थर्मोडायनेमिक टर्म, है ना. फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक एंड द सेकंड वन इज दिस काइनेटिक्स. ओके, फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स, दिस थर्मोडायनेमिक्स, एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक्स. ओके, सो तो देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है. अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी, है ना, इफ वी हैव लेट अस कंसीडर एनी रिएक्शन ए प्लस बी गिव राइज टू सी. यहाँ पे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव राइज टू सी, यानी सी क्या है आपका प्रोडक्ट है और ए प्लस बी क्या है रिएक्टेंट. तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो है ये आपको ये बताएगा कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी कितनी है ना. ये कितना फिजिबल रिएक्शन है, क्या ये जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना. वहां आपने डेल्टा जी की वैल्यू ये सारी निगेटिव पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, है ना, इंथैल्पी चेंज, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी. तो फिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वहां पे हम लोग किससे उसको मेजर करेंगे, थर्मोडायनेमिक डेटा से. ठीक है. उसके बाद आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम. सेकंड इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल. तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, जिसमें कि रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कब करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कब प्रोसीड करेगा, क्या उसके कॉन्स्टेंट्स है, रेट कॉन्स्टेंट पे कैसे वो डिपेंड करेगा. ठीक है, ये होगा आपका सेकंड पैरामीटर. थर्ड पैरामीटर इज द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्पीड ऑफ द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन है बेटा कितने स्पीड से हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है. अगर बहुत स्लो हो रही है तो हम उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, या कोई बहुत फास्ट रिएक्शन को कैसे हम थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं ताकि हम लोग उसके सारी इंटरमीडिएट स्टेट को भी ऑब्जर्व कर सके. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है. अभी हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज योर थर्ड पैरामीटर विच इज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, है ना. कोई भी रिएक्टेंट है वो कितना टाइम ले रहा है प्रोडक्ट को फॉर्म करने में या फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के लिए. ठीक है. तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स इज व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन के रेट्स और उनके मैकेनिज्म्स को वो डील करता है. ओके, समझ में आ गया. व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो कोई भी आयोनिक रिएक्शंस होता है ना, आयोनिक रिएक्शंस वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं. ठीक है. जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो है, जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करोगे, वो आपका जो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है ना वो तुरंत आपको दिखेगा. इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियसली आपको ये पीपीटी देखने को मिल जाएगा. लेकिन कुछ रिएक्शंस काफी स्लो होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना. रस्टिंग ऑफ आयरन आपने डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, जो कि एयर मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है. ये क्या होता है, काफी स्लो होता है ना. डे बाय डे आप देखोगे तो एक एक लेयर उसमें डिग्रेड होना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो अभी आपने देखा दो एग्जाम्पल, एक बहुत ही फास्ट है, बहुत ही इंस्टेंटेनियसली आपको पीपीटी मिल गया, और दूसरा क्या है, स्लो, बहुत स्लो है. ठीक है. तो हमने इसमें डिफरेंशिएट किया ना कि एक का रिएक्शन का जो स्पीड है दैट इज वेरी फास्ट एंड द सेकेंड वन इज वेरी स्लो. ठीक है. ओके, तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो आगे भी आप पढ़ोगे जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां पे आइदर आपको कोई रिएक्शन दिया रहेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने को दे देगा,
या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन दे देगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, आइदर यू कैन कॉल इट एज रेट ऑफ रिएक्शन और एज अ स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सो व्हाट इज दिस रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये होता है बेटा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाने को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप लेट अस सी एन एग्जांपल। Okay, for example, if we have reactant in which this A and B are the reactants and this form product C. ओके, तो ये है आपका रिएक्टेंट, ये दोनों आपका रिएक्टेंट हो गया, ये है आपका प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अभी हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, अब देखो या तो ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज, अब देखो यहाँ पे ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से लगाया है ना, अगर आप किसी भी ऐसा रिएक्टेंट है उसको हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी सिर्फ ए लिखा है तो मतलब ये रिएक्टेंट ए है सिर्फ, अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, दोनों में से किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो देखो दोनों पॉइंट का मतलब सेम ही है, या तो जो रेट है रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे इंक्रीज पे डिपेंड करेगा, आइदर ऑफ द प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट। तो अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे? या तो आपका रेट टाइम के साथ साथ, देखो अभी जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा ना, तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो इनिशियली अगर हम लोग देखें जीरो टाइम इंटरवल पे, अगर आप देखोगे जीरो टाइम इंटरवल पे, तो प्रोडक्ट तो जीरो था हमारा। लेट अस सपोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका एक्स था, ये वाई था, अभी ये जीरो था, है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, है ना, टाइम की वैल्यू जो होगी इंक्रीज होगी, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अभी ये जो एक्स था ना ये डिक्रीज होने लगा, ये वाई भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ रही है, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका? टाइम के साथ बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का, दैट विल इंक्रीज, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विल डिक्रीजेस। ओके, तो यही चीज बताया गया है यहाँ पे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्टेंट का, वो क्या होता है? या तो वो रिएक्टेंट के डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, हमने देखा ना टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा था, या फिर ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज पे। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, क्लियर? नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे है ना। तो देखो हम कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने भी देखा जो रेट है वो कहाँ पे डिपेंड कर रहा था, या तो किसी भी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीमेंट पे, या फिर हमारे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज पे। तो अगर हम लोग कंसिडर करें कि एट ए टाइम T1 रिएक्टेंट आर है ना, और एट टाइम T1 T2, यहाँ पे हम दो टाइम कंसिडर करेंगे T1 एंड T2। तो अगर चेंज इन टाइम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पे टाइम T1 पे जो हमारा रिएक्टेंट था वो होगा आपका R1। ठीक है, टाइम T1 पे जो रिएक्टेंट है आपके पास, जैसे ये रिएक्टेंट है आपका R2P, तो T1 टाइम पे ये आपका है R1 और प्रोडक्ट आपका हो जाएगा P1। कुछ टाइम बाद आपका जो रिएक्टेंट है दैट विल बिकम R2 एंड प्रोडक्ट विल बिकम P2। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज निकालें, है ना,
कि कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में, कितना चेंज हुआ प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में, और कितने टाइम के गैप में हुआ। तो क्या करोगे, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो रेट ऑफ दैट इज चेंज इन रिएक्टेंट इज R2 माइनस R1 एंड द चेंज इन प्रोडक्ट इज P2 माइनस P1, है ना। दोनों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का यानी R का, और रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर होगा। और जैसे ये डिसअपियर होगा हमारा राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा अपियर होगा। क्लियर है। तो देखिए रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर यानी रिएक्टेंट आर इन टाइम टेकन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डिक्रीज डेल्टा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन लगाएंगे हम लोग नेगेटिव। क्यों लगाया नेगेटिव, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, नेगेटिव साइन पुट करोगे। ओके। सिमिलरली if we write the rate of appearance of product P, it will be like increase in concentration of product upon time taken। अब देखो टाइम के साथ हमारा रिएक्टेंट तो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हमने प्लस लगा दिया, लेकिन टाइम के साथ जो प्रोडक्ट है वो तो हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म होते जा रहा है। सो इट विल बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे है ना, सारे का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग ऐसा नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, और प्रोडक्ट जो भी होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अब ये केस समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हुआ है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इसी दिस टू इक्वेशंस इज नोन एज एवरेज रेट। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो बोथ आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। तो अभी समझ में आ गया आप कैसे लिखोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके। सो we can state this as the average rate of reaction is depends upon the change in concentration of reactant and product with time, है ना। जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन चेंज पे, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा रिएक्टेंट्स के लिए। तो देखो टाइम ये आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप देखोगे तो टाइम के साथ साथ जो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है ना। टाइम बढ़ रही है और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ गया प्लॉट। ठीक है। समझ में आ गया, ये प्लॉट समझ में आ गया आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके। नाउ अभी हम लोग क्या देखा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखा है ना। अब देखो एवरेज रेट और एक आप भी पढ़ोगे आप इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल गैप आपको दिखाई देगा, है ना, कि मतलब वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड मतलब एक टाइम इंटरवल गैप आपको दिखेगा, ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट में लिखेंगे। ठीक है।
अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आप डेल्टा लगा रहे थे एवरेज में, एवरेज के केस में आप डेल्टा यूज कर रहे थे, और इंस्टेंटेनियस में आप यूज करोगे डी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है ना, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. ओके, जब डेल्टा टी हमारा अप्रोच करेगा 0 को, तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो उस केस में आप रेट अब लिखना होगा इंस्टेंटेनियस, तो बिल्कुल सेम निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, बट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. बिल्कुल सेम एज इट इज, बट हमने उसको डेल्टा को किससे प्लस कर दिया, डी से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं. जैसे कि आपके पास कोई एग्जाम्पल है, लेट सपोज दिस रिएक्शन Hg प्लस Cl2 गिव राइज टू HgCl2. ठीक है, अब इसका देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट हो गए आपके पास, और आपके पास प्रोडक्ट क्या है HgCl2. तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अभी एक रिएक्टेंट और है, ये भी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब हमने रिएक्टेंट का तो लिख दिया सारा, अब क्या बचा हमारे पास, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट के लिए क्या लगेगा, प्लस साइन, देन HgCl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ओके, समझ में आ गया आपको, इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से लिख सकते हो. ओके, तो हमने ये क्या देखा कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट के. ओके, तो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना, तो उसको आप इक्वल करके लिखोगे, सेपरेट नहीं लिखोगे. यानी कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे, ये देखो रिएक्टेंट था, ये भी आपस में इक्वल का साइन लगा हुआ है, देन प्रोडक्ट में भी आपका इक्वल साइन, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपीयरेंस of the product. Okay, now we have another example like this 2Hi H2 and I2. तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है ना, ये आपका हमको उसमें ऐड करना होगा. तो वी विल राइट एज रेट ऑफ रिएक्शन, लाइक अभी रिएक्टेंट है तो माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड मतलब 1 बाई करके लिखोगे रिवर्स में, देन डेल्टा Hi डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. रिएक्टेंट तो हो गया हमारा, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. अपीयरेंस में ये प्लस, यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस I2 अपॉन डेल्टा टी. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. भाई बहुत सारे आपके पास एनसीईआरटी भी एग्जांपल्स दिए हुए, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा. हालांकि मैंने 2 एग्जांपल्स उसके करा दिए हैं चैप्टर के बीच से. एक एग्जांपल लोग और कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है आपको. अब देखो यहाँ पे, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. तो पहले हम लोग लिखेंगे डिसअपियरेंस, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 माइनस मैंने लगा दिया पहले ही, देन डेल्टा वी आर नेगेटिव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी आर O3 एंड डेल्टा टी, देन minus 1/6 H प्लस डेल्टा टी. ये तो हो गया रिएक्टेंट का. अभी हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट का लिखना है, तो प्लस
1/3 delta Br2 delta T, and last one 1/3 delta H2O delta T। ओके, क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आप अपने नोट्स में एक नोट ऐड कर लोगे, ठीक है? साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सीधे पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। आप अपने नोट्स में एक पॉइंट ऐड कर लोगे कि अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है ना, अगर गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, that will be directly proportional to the partial pressure of the species। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स की वजह से वो अल्टर करेगा, वेरी करेगा। तो फर्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट किस कंडीशन में करा रहे हो, है ना, क्या टेम्परेचर है ना, क्या एटमॉस्फेयर है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या क्या है। दूसरा है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अभी हमने देखा ना कुछ कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा अब कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड वन इज प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। अभी हमने जो देखा ना, ये अगर गैसेस रिएक्शन है तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसीज। तो जो प्रेशर होगा उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या वेरिएशन होगा, कैटलिस्ट आपने ऐड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करोगे तो फास्ट होगा, and if you use negative catalyst then the reaction will be, rate of reaction will be slow। तो फर्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो रेट जो होता है ना, रिएक्शन का रेट हमेशा, अगर हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, जितना ज्यादा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो एक एक्सप्रेशन है आपके पास, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो रेट है हमारा, ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, a to the power x b to the power y, है ना। अब देखो यहाँ पे जो x और y है ना, यही डिसाइड करेगा कि आपका जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है, यानी इसका ऑर्डर क्या है। तो अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा k आ जाएगा। इस k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, दिस k इज नोन एज रेट कांस्टेंट एंड a to the power x b to the power y। ओके, ये समझ में गया। और रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट के टर्म से माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। ओके, अब यही जो हमारा एक्स और वाई है ना, अभी आगे देखोगे तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जस्ट इसी के बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो वहां पे भी हम लोग इसी रिएक्शन को लेके बेसिस चलेंगे, जिसमें कि हम लोग को जो एक्स और वाई है दैट विल डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, नाउ कंसिडर एग्जांपल लाइक वी हैव दिस इक्वेशन। अभी हमको क्या देना है, इसका रेट लिखना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, इसका डिफरेंशियल रेट। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, अब देखो रेट कैसे लिखोगे, ये हमने रेट यहाँ पे इस फॉर्म में देखा है ना, इसी फॉर्म में आपको लिखना है रेट। तो रेट आपका हो जाएगा, रेट विल बी लाइक रेट इज इक्वल टू, पहले तो हमें कांस्टेंट लगा देना है, ये कांस्टेंट में लगा दिया। अब हमारे पास रिएक्टेंट, ये देखो रिएक्टेंट के टर्म्स में भी है ना, प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं है। जब भी आप रेट लिखोगे तो वो आपका जो टर्म होगा, जो इक्वेशन बनेगी आपकी, वो टोटली आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही बनेगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया हमारा NO, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये पावर में चला जाएगा, एंड देन O2। इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये तो हो गया आपका रेट। ठीक है,
अब इसका डिफरेंशियल रेट लिखना है, तो डिफरेंशियल रेट कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो डी आर बाई डी टी, इसी रेट को हम लोग डी आर बाई डी टी लिखते हैं और सब कुछ एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। रेट जब भी लिखना होगा आप इस फॉर्म को फॉलो करोगे, और ये जो है आपका दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, दो अलग फॉर्म है, डिफरेंशियल पूछेगा तो इस फॉर्म में आप लिखोगे, तो देखो इधर का तो हमारा सेम है, डिफरेंशियल है तो जस्ट बस आपका जो रेट है उसको आप डी आर बाई डी टी के फॉर्म में लिखोगे, है ना, रेट है तो बिल्कुल सिंपली ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है। अब इतना पढ़ने के बाद, है ना, इतना मतलब जितना भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को उठाओगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मोस्टली तो मैंने कुछ कुछ कवर करा दिए हैं आपको, उसके अलावा जितने भी हैं उसको आप रीड आउट करोगे, उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे, देख लोगे कि हाँ आपसे बन जा रहा है या नहीं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखो ये वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला इक्वेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है वो सीख लिया। अब देखो दिस, ये जो पावर है ना एक्स एंड वाई, इनका सम अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि ये आपको बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करोगे, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे उनके जो पावर होंगे उनको आप क्या करोगे, सम अप कर दोगे। ठीक है, अब देखो किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, इवन वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये याद रखना है क्योंकि अभी हम लोग मॉलिक्युलरिटी जब पढ़ेंगे ना तो दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो, वन, टू, थ्री एंड इवन फ्रैक्शन। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स है आपके, फर्स्ट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो बेटा व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, वी कैन सी दैट द रिएक्शंस which takes place in one step, which takes place in one step। ऐसे रिएक्शन जो कि सिर्फ एक ही सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गए, जैसे ए प्लस बी, अभी ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, मतलब सिंगल स्टेप में ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जब बहुत सारे है ना, हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, जब बहुत सारे ऐसे ही करके बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे तो हमारा जो स्टेप हो जाएगा ना वो सिंगल स्टेप में, मतलब जो रिएक्शन होगा दैट विल नॉट कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप, दैट विल एक्वायर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, वो सिंपली एक स्टेप में कवर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट हेडिंग इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हमने कंसिडर किया है इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्म में रेट लिखने आ गया सबको, दिस रेट ए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर के टर्म्स, तो ऑर्डर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आप ऑर्डर फ्रिक्शन निकालोगे, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ इस फॉर्मेट का तो आप क्या करना है, आपको सिंपली उनके पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे पास जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिनका आपको क्या याद करना है, यूनिट याद करना है। अगर आप यूनिट लर्न कर लोगे, डायरेक्टली आप यूनिट लर्न कर लेते हो, तो आपको एग्जाम में ना आपका टाइम सेव होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे किस रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है और कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मुला यूज करेंगे या सेकेंड ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर है, इनका जो यूनिट है दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या फिर पर सेकेंड, एंड देन सेकेंड ऑर्डर
के लिए मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लो, या तो डायरेक्टली लर्न करोगे तो बेटर ज्यादा होगा, अदरवाइज आप यहाँ से भी, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप ऑर्डर निकाल सकते हो, बट ये आपका टाइम लेगा काफी। ठीक है, बस जानते रहो। बट हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, ये टेबल आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या है, सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या है, इससे आप इजीली सिर्फ यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका रिएक्शन फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो फर्स्ट में पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये कुछ भी डेटा नहीं है, हमारे पास एक रेट कांस्टेंट दे दिया गया है कि अब हमारे पास यूनिट है ये। ठीक है, अब देखो ये यूनिट किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, तो यूनिट आपका बिलोंग कर रहा है सेकंड ऑर्डर को, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो यूनिट सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स किसमें है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्लियर है, समझ में आया आप इसका एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। आप डायरेक्ट इसका यूनिट देख के, गिवन डेटा में आप यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, सेकंड को फॉलो कर रहा है, फिर थर्ड को फॉलो कर रहा है, या फिर जीरो को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट आपको दिया गया है, यहाँ पे हम निकालना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर को निकालना है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था, जो रिएक्टेंट होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर में जो भी वैल्यू रहेगी, उनको अगर आप सम कर दोगे तो वो आप क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पावर क्या है यहाँ पे, 1/2 प्लस 3/2, दैट विल बी 2, यानी कि आपका रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 3/2 प्लस -1, तो ये आपका 1, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, 3/2 -1, दैट विल कम, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑर्डर, नॉट 1, सॉरी, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो देखा आपने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्लियर, तो ये था आपका पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक टॉपिक, ये आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की। ठीक है, अभी देखो अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ लिया होगा ना, तो ये मॉलिक्यूलरिटी भी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आने वाला है, अदरवाइज दोनों आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन होता जब है तो वहां पे ना मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अभी हमने रिएक्शन को कंसिडर किया था, A प्लस बी, ये C बना रहा है, यानी A के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये बी के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे होंगे, बी के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो जब कोलिजन होगा ना, तो कोलिजन के टाइम पे कोई 3 ही एटम होगा, है ना, ए का और बी का कोई 3 एटम होगा जो कि इफेक्टिव कोलिजन करेगा। ये कुछ इस तरीके से, इफेक्टिव मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा जो आपस में कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन अगर आप अब देखो 4 एटम्स को ले लोगे, तो उतने अच्छे से कोलिजन में, मतलब इतना ज्यादा अच्छा जो है ना, बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। लेकिन 3 में देखोगे तो ये बहुत अच्छे से आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे एटम्स जब वो कोलाइड करते हैं और वो रिजल्ट करते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। मतलब कोलाइड तो सब कुछ कर रहा है, मतलब ये एटम आया इससे कोलाइड कर गया, है ना, ये ऐसे आया कोलाइड कर गया, ये ऐसे आया ये आपस में कोलाइड कर गए। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन भी एक वर्ड होता है, इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं ऐसे कोलिजन्स जो कि रिजल्ट में चेंज हो जाते हैं। अभी ये कोलाइड किया लेकिन रिजल्ट नहीं फॉर्म किया, ये कोलाइड किया लेकिन कोई आपका प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, जब कोलिजन करने के बाद वो क्या करें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी भी बिल्कुल वैसी है कि कितने एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या करते हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, वो कोलाइड्स कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद एक रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि उसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंपली अभी जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, अभी देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, बाई मोलिकुलर भी हो सकता है, यूनिमोलिकुलर भी हो सकता है, ट्राई मोलिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल
व्हाट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शंस? बायोमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि दो स्पीसीज साइमल्टेनियसली क्या करें, कोलाइड करें। जैसे ये एच आई है, ये दोनों एच आई के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड किए, तो ये दो है ना, टू है, यानी ये क्या कहलाएगा, बायोमोलिकुलर। ट्राइमोलिकुलर मतलब आपके पास रिएक्टेंट्स है ना, इसमें तीन जो है इसका वन है, तो तीन आप कह लो मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के बाद आपका क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइमोलिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये आपका पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे ना, तो इस रिएक्शन में आपको देख कर लगेगा कि ये तो 10 ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसे, ये 6 है, ये 3 और ये 1, तो ये आपको क्या दिख रहा है, 10th ऑर्डर का है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर है दैट इज सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ से एक सोचने की बात आती है कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं इसमें जो कि इसको सेकंड ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं है ना, सिंगल स्टेप तो होगा ही नहीं। अगर एलिमेंट्री होता तो ये 10th ऑर्डर का रिएक्शन हो जाता, क्योंकि वो 10 सिंपली दिख रहा है। मतलब ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। ठीक है, जो कि बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स को मिला के बना हुआ है। तो देखो, ऐसे रिएक्शंस में ना जो कि दिखते तो हैं कि बहुत हायर ऑर्डर के हैं, बट एक्चुअल में होते हैं लोअर ऑर्डर के। तो ऐसे रिएक्शंस, सबसे पहला बात, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। अब ऐसे रिएक्शंस में हम लोग जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, है ना, जो ऐसा रिएक्शन का स्टेप, ऐसा रिएक्शन, उसमें ऐसा स्टेप, है ना, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें 5 स्टेप्स है, ABCD। अब उसमें जो C वाला स्टेप है ना, वो बहुत स्लो है। ठीक है, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, उसी पे हमारा जो ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का, वो उस पर ही डिपेंड करेगा। अब उस स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई है? ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो तो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है ना। पहले तो था ऐसा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हो गया, ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सिर्फ हमारा किस में था, एलिमेंट्री रिएक्शंस में एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो वहां पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री में है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप सबसे स्लो होगा वही डिटरमाइन करेगा आपका रेट। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देखो, अभी हम लोग एनसीईआरटी कुछ इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई एक रिएक्शन है A+B जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, इसका रेट दिया हुआ है, रेट लॉ दिया है आपको, I = K A⁻½ एंड B। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 + 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप, दैट विल बी 5/2। ओके, ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y ना। देखो, अब ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट में, मतलब कुछ बस इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देगा, लेकिन पूछेगा, मतलब एक बार सीख लिए ना तो उसको बना लोगे आराम से। तो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको डेटा क्या दिया है कि एक कोई मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट हो रहा है X से Y में। ठीक है, X से Y में कन्वर्ट हुआ, और ये फॉलो कर रहा है किसको, सेकेंड ऑर्डर को। ठीक है, अगर हम लोग X की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं 3 टाइम्स, अगर आप X को क्या कर दे रहे हो, 3x कर दे रहे हो, ठीक है, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का रेट लिखें, जैसे हमारा जो बेसिक इक्वेशन है, इसका अगर आप रेट लिखोगे ना, तो रेट = K X। अब ये तो है सेकंड ऑर्डर, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर, ये बन गया हमारा रेट इक्वेशन। दूसरा डेटा दिया हुआ है कि अगर आप X की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दे रहे हो, 3 टाइम्स कर दे रहे हो, तो फिर Y का फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो कितने टाइम्स से अफेक्टेड होगा।
अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, 9 हमने बाहर कर लिया और ये हमारे पास रह गया ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ना, और ये जो पूरी वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी अगर इसको R1 मान लें और इसको R2 मान लें तो R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाते हो, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाते हो तो जो हमारा रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा R1 के। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, बस आपको ये चेंज कर देगा कुछ। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट दिया हुआ है, हो सकता है आपके पास और भी रिएक्टेंट्स दे दे, है ना, और भी रिएक्टेंट दे देगा, ए प्लस बी कर देगा, उसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, बी का नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम लोग आज इसको यहीं तक रखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, ऑर्डर फ्रैक्शन देख लिया, मॉलिक्युलरिटी देख लिया, है ना, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको आप रिवाइज करोगे, इसको आप प्रॉपरली नोट्स बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, उसका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।